नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 सीपीसी में दिया हुआ है रेस जुडिकाटा, तो डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं एक 5th ईयर लॉ स्टूडेंट हूं, मतलब कि एक स्टूडेंट हूं, और जो भी मैं चीज़ यहाँ पे बताऊंगा वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीज़, क्योंकि स्टूडेंट तो बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करता है। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मुझको भी जो भी समझना पड़ा कि पूरा रेस जुडिकाटा भैया होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं कि हम रेस जुडिकाटा या कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं, स्पेशली हम अभी रेस जुडिकाटा पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड बताता हूँ कि इसमें कई सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि यार ये डालने की ज़रूरत ही क्या थी। बहुत मतलब ये तो कॉमन सेंस ही है। अगर आपको रेस जुडिकाटा समझ में आ गया सिर्फ, तो एक्सप्लेनेशन इतने सारे या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो डाल देते हैं क्योंकि अगर कोर्ट में जाता है तो उनको बताने को तो रहता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमन सेंस अगर आपको नहीं भी लगाना है या नहीं भी है आपके पास, तो ये लो भैया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए डाल देते हैं। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा है बहुत ईजी है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है। कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि हम कुछ और समझ लेते हैं, तो चलो शुरू करते हैं हम जो भी है। तो सबसे पहला है रेस जुडिकाटा, मतलब सबसे पहला क्या वही है, रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब रेस जुडिकाटा के लिए रेस सब जुडिस हमने पढ़ चुका था सेक्शन 10 में। क्या होता है कि स्टे ऑफ सूट, कि भाई एक सब्जेक्ट मैटर पे, ये लैंड, ये प्रॉपर्टी है, तो ये सब्जेक्ट मैटर है। इस सब्जेक्ट मैटर पे अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है, तो यही केस, यही ट्रायल किसी और कोर्ट में ओपन नहीं हो सकता, किसी और कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता, स्टे लग जाएगा उस ट्रायल पे। समझ रहे? स्टे ऑफ सूट, सूट पे स्टे लग जाएगा भैया। अब दिक्कत क्या है, रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि एक कोर्ट है, मान के चलो एक कोर्ट है ए कोर्ट है, यहां पर ये प्रॉपर्टी का मैटर चला गया। ठीक है, इन्होंने फैसला सुना दिया कि ये प्रॉपर्टी अभिषेक नाम के एक आदमी की है, अभिषेक। ठीक है, अब ये फैसला तो आ गया इस कोर्ट का। अब एक मतलब जब एक सिविल सूट होता है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, मतलब अभिषेक वर्सेस यश था, मतलब अभिषेक वर्सेस यश था। यश बोल रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अभिषेक बोल रहा था ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन ये जो ए नाम की कोर्ट है इसने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी अभिषेक की है भैया। कोर्ट का फैसला आ गया। अब यश ने क्या किया, बी कोर्ट में फिर से यही सेम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ले गया। अब ऐसे तो यश कहीं पर भी ले जा सकता है, मतलब कितनी भी कोर्ट में ले जा सकता है। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ पे मान के चलो ग्वालियर में अगर है तो ग्वालियर में भी कर दिया, ग्वालियर में रिलीफ नहीं मिला तो डबरा में लगा दिया, नहीं तो शिवपुरी में लगा दिया, तो ऐसे खत्म क्या है। तो इसलिए रेस जुडिकाटा बना कि एक बार अगर फैसला आ गया तो उस फैसले को, उस केस को दोबारा रीओपन नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो आप? उसको आप दोबारा रीओपन नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा। आई बात आपको समझ में, रेस जुडिकाटा? तो ये तो था चलो रेस जुडिकाटा। अब इसमें इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या भैया होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो दूसरे कोर्ट में जो मामला गया है वो, एक मिनट में ये इरेज कर दूं। मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये जो लिख रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको लिखना जरूरी, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप समझ जाओ, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है और समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, एसेंशियल कंडीशन। तो सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है कि भैया सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। आपको राइटिंग समझ, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, दूसरा है कि सेम टाइटल होना चाहिए।
मतलब कि पार्टी सेम होनी चाहिए। मतलब मान के चलो कि आप हो, आप जो भी हो, जो वीडियो देख रहे हो, और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में केस है, तो हम सेम पार्टीज हैं। एक कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो हम दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मान के चलो कोई और है तो सेम पार्टी नहीं है तो ले जा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि सेम टाइटल, मतलब सेम पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, सेम सब्जेक्ट मैटर का होना बहुत ज़रूरी है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट जो है भैया वो कॉम्पिटेंट हो। तीसरी इसेंशियल कंडीशन। और चौथी इसेंशियल कंडीशन है फाइनली हर्ड, कंक्लूसिव डिटरमाइन हो चुका, मतलब कि फेयर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड देने के बाद कंक्लूसिवली मैटर डिटरमाइन हो चुका है कि रिलीफ दिया जा चुका है कि भैया किसकी प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे हो? तो उसको कंक्लूसिवली हर्ड या डिटरमाइंड। कंक्लूसिवली डिटरमाइंड, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आपको और इजी वे में समझना है रेस जुडिकाटा क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में, एक कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वही सेम केस दूसरे कोर्ट में आप रीओपन नहीं कर सकते हो। यहां पर लेकिन मैं अपील की बात नहीं कर रहा हूं। अपील तो हो सकती है, अगर स्टेट्यूट में लिखा है कि इसकी अपील हो सकती है तो अपील तो हो सकती है, समझ रहे हो आप। लेकिन मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इधर आपने करवा दिया, फिर आपने किसी और ट्रायल कोर्ट में करवा दिया, फिर किसी और, वो नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो आप, ये चीज़ है। तो ये तो चलो इसेंशियल कंडीशन हो गई। अब आते हैं भैया एक्सप्लेनेशन पे। रेस जुडिकाटा के एक्सप्लेनेशंस जो कि हैं 8, वो बताते हैं कि असली में भैया रेस जुडिकाटा है क्या। उसके बाद हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। 2 केस लॉज हैं, बहुत ईजी हैं, कोई वो नहीं है। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे। बैकग्राउंड में शायद आपको कुछ आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर फॉर्मर सूट के बारे में बात कर रहा है कि फॉर्मर सूट क्या, कि मान के चलो कि अभिषेक है, अभिषेक वर्सेस यश, ठीक है। अभिषेक वर्सेस यश है, मैं प्लेंटिफ हूँ, ये भैया डिफेंडेंट है, और हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है ये प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए कोर्ट में, ये ए कोर्ट में मामला गया। कब गया मामला? 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को ए कोर्ट में मामला गया, ठीक है। इसका फैसला नहीं आया अभी तक। उतने में ही यही सेम प्रॉपर्टी, यही सेम सब्जेक्ट मैटर पे बी कोर्ट में केस हो गया, सूट फाइल हो गया। यही सेम सब्जेक्ट मैटर, यही सेम पार्टीज में बी कोर्ट में फाइल हो गया। कब फाइल हुआ? 1 यहां पे अपन ने कितना लिया जनवरी, अपन यहां पे ले लेते हैं फेब, 1 फेब 2014 को, ठीक है। आप मैं समझ रहा हूँ अगर आपने सेक्शन 10 पढ़ा होगा तो रेस सब जुडिस अप्लाई हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि चल गया मामला, चल गया। तो इसमें भी चल रहा है मामला, इसमें भी चल रहा है मामला, ठीक है। अब बात आती है कि मामला तो यहाँ पर गया 1 जनवरी 2014 में और यहाँ पर गया 1 फरवरी 2014 में, ठीक है। तो देखा जाए तो फॉर्मर सूट तो ये हो गया, अभी फॉर्मर सूट तो अभी ये हो गया 1 जनवरी 2014 वाला। क्यों फॉर्मर सूट? क्योंकि पहले आया है। लेकिन फॉर्मर सूट देखा जाएगा कि डिसीजन कब किसका पहले आया, समझ रहे हो? कि मान के चलो फॉर्मर सूट अभी तो ये है, लेकिन इसका डिसीजन आया भैया 1
मार्च 2015। हालांकि इतनी जल्दी आते नहीं हैं डिसीजंस, लेकिन और इसका डिसीजन आया 1 फरवरी 2015। इसका डिसीजन पहले आ गया, बाद में इसमें बी कोर्ट में बाद में गया था केस, मतलब पहले केस गया था ए में और बी कोर्ट में बाद में गया था ए के, लेकिन डिसीजन इसका पहले आ गया। तो फॉर्मल सूट किसको मानेंगे? इसको। मतलब कि इसका डिसीजन इस पर अब रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि इसका डिसीजन आ गया तो बोल देंगे कि भैया अब आपका फैसला मान्य नहीं है, आपका फैसला नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो चुका है। समझ रहे हो आप? ये इसका मतलब है फॉर्मल सूट का। फॉर्मल सूट मानेंगे किसको? जिस कोर्ट में डिसीजन पहले आया है, जिस कोर्ट का डिसीजन पहले आया है उसको हम फॉर्मल सूट मानेंगे। ये बोला गया है एक्सप्लेनेशन 1 कि फॉर्मल सूट होता क्या है भैया। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2। एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कि कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट क्या होगा भैया। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वैसा है नहीं समझाने का। इसमें ये बताया एक्सप्लेनेशन 2 में कि कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट क्या माने। मतलब मान के चलो कि एक ऐसा कोर्ट है जिसमें अपील ही नहीं हो सकती, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अपील हो ही नहीं सकती। कई सारे, जैसे लोक अदालत में आप अपील नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ऐसे कई सारे हैं। तो ऐसा कोई कोर्ट जिसमें भैया अपील नहीं हो सकती, तो क्या आप उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट मानोगे? क्या बिल्कुल मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 यही बात करता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का राइट टू अपील से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर उस कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है फिर भी कॉम्पिटेंट माना जाएगा वो कोर्ट, और रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा बाकी कोर्ट्स पे। समझ रहे हो आप? ये चीज है। अब ये पता है क्यों हुआ होगा कि मान के चलो कि जबलपुर का एक कोर्ट है, ये मैं गैस कर रहा हूँ कि शायद इसलिए हुआ हो। अब जबलपुर का एक कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुना दिया, ए वर्सेस बी का ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जबलपुर का एक कोर्ट है, ए वर्सेस बी का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। जबलपुर के कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये प्रॉपर्टी ए के नाम की है, ठीक है। अब इस कोर्ट की अपील तो हो ही नहीं सकती। मान के चलो कि इसकी अपील नहीं हो सकती, मतलब हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बी ने क्या बोला कि यार अपील नहीं कर सकता, तो चलो मैं दूसरे कोर्ट में लगा देता हूँ, शायद वो ओवरटर्न कर दे। बी ने सोचा कि चलो मैं दूसरे कोर्ट में, तो उसने फिर उसने जयपुर में लगा दिया केस। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मुझे लिखने की ज़्यादा आदत है नहीं। तो जयपुर में लगा दिया, और क्या सोच के कि भैया अपील तो हो नहीं सकती, तो मैं किसी और कोर्ट में लगा देता हूँ, शायद ओवररूल हो जाए फैसला, शायद मेरे उसमें आ जाए फैसला मेरे साइड में। ये सोच के तो ऐसे केस आने लगे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, भले ही अपील नहीं हो सकती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा उसको, और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ये था एक्सप्लेनेशन 2 का कहना, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3, द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मल सूट हैव बीन एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है कि केस जो है वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। मतलब कि क्या बोल रहा है कि आपने एक सब्जेक्ट मैटर पे केस किया,
एक पार्टी ने कुछ एलिगेशन लगाया या जो भी उन्होंने रिलीफ डिमांड किया, जो भी बोला, सामने वाले ने कुछ और बोला, जो भी उनके आर्ग्यूमेंट थे, और इनको सुनने के बाद केस मेरिट पे डिसाइड हुआ है, फैक्ट्स पे डिसाइड हुआ है। सामने वाले को अपना पक्ष रखने के बाद, सुनने के बाद, नज़रअंदाज करने के बाद जो भी फैसला आया, मेरिट पे फैसला आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को आप उसी पे अप्लाई होगा रेस जुडिकाटा। आपने सुना ही नहीं, फिर तो आप जा सकते हो ना भैया, फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। सुना ही नहीं है मुझे आपने फैक्ट्स ही नहीं रखने दी, फिर क्या अप्लाई होगा रेस जुडिकाटा उस पर। तो हर एक एक्सप्लेनेशन का अपना एक रीज़न होता है, एक्सप्लेनेशन के हर एक लॉ का ही अपना एक रीज़न होता है कि भैया ये क्यों आया है। हर लॉ के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है। ऐसा अभी तक मैंने सीखा है 5 सालों में। अब बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन 4, एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made ground defense or attack in such form suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात करता है, ये बात कर रहा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव से पहले हमको मैटर इन इश्यू समझने पड़ेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, तो थोड़ा, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव ही समझना है, ये आता है, तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। आप पहले हम फिलहाल के लिए, मैं पूरा आपको समझाने के लिए एक बार हम मैटर इन इशू डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर इन इशू कई बार आया, रेस सब जुडिस में आया है, रेस जुडिकाटा में आया है। तो मैटर इन इशू में है क्या क्या, तो देख लेते हैं भैया। तो मैटर इन इशू में सबसे पहले तो आएगा मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मेरी राइटिंग तो ठीक है, लेकिन मुझको क्या इससे आदत भी नहीं है ना, बात वो है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, सबसे पहले तो ये है। दूसरा है मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। मैं आपको जितना भी है ये सब आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं बस एक बार पूरा आपको बता दूं कि है कि मैटर इन इशू में आता क्या क्या है, एक बार बस ये बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं मैटर इन इशू की। रेस जुडिकाटा में आपने देखा होगा मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू की बात हो रही है भैया। ठीक है, तो सबसे पहले तो है एक्चुअली इन इशू। एक्चुअली इन इशू का क्या मतलब है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। ए बोल रहा है कि ये मेरी है, माय माय माय। ए बोल रहा है ये मेरी है, बी बोल रहा है नहीं माय, इट इज माय। ए बोल रहा है ये मेरी है, बी बोल रहा है नहीं तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली एक्चुअली इन इशू, कि भैया ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन इशू है।
एक बोल रहा है मेरी है, एक बोल रहा है मेरी नहीं है, मतलब एक बोल रहा है मेरी है, एक बोल रहा है मेरी है, या फिर नहीं इसकी नहीं है मेरी है ये, ऐसा बोल रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये तो होगा डायरेक्टली इन इशू। एक है कंस्ट्रक्टिव इन इशू, या फिर जिसको बोल सकते हो आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा ये एक्सप्लेनेशन फोर्थ ही है ना। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को समझते हैं हम लोग। इसको हटा दूं, 1 मिनट समझाने के काम होगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा काटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब भैया ये क्या बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कि मान के चलो कि ए और बी, ए वर्सेस बी, इनका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, चल रहा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब कोर्ट में कहीं पे भी, कोई सी भी कोर्ट मान लो, इसमें कोर्ट का वो नहीं है कुछ। अब कोर्ट में ए ने बोला कि हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ए ने क्या बोला कि हम दोनों के बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था ये जमीन बेचने का, और एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, भोपाल में हुआ था। ए ने ऐसा बोल दिया कि भोपाल में एग्रीमेंट हुआ था, ये जमीन बेचने का हुआ था, इसने एग्री कर दिया था, अभी मना कर रहा है। अब देख लो सर आप, कोर्ट में ऐसा ऐसा बोल दिया इसने। बी ने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला, चुप रहा, बिल्कुल मौन साधे, गांधी जी बन गए वो कि सब देख लेंगे क्या होता है, सब सच्चाई की जीत होगी, ये ऐसा ऐसा जो भी उन्होंने सोचा होगा या नई इच्छा होगी। तो बी ने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ। तो ए ने क्या बोला, मैंने अभी कौन सी सिटी का नाम लिया था, जबलपुर, जयपुर, भोपाल, कि भोपाल में एग्रीमेंट हुआ था। ए ने ऐसा बोला कि भोपाल में एग्रीमेंट हुआ था, ये ए ने बोला। और भोपाल में एग्रीमेंट हुआ था और बी ने हाँ कर दी थी, और अब ये प्रॉपर्टी लेने में आनाकानी कर रहा है भैया, प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा ये। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल, कोर्ट ने ए को रिलीफ दे दिया। मतलब इसमें भी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ए वर्सेस बी का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या है कि ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। ए ने बोला कि ये ज़मीन मैं खरीदूंगा, और बी ने बोला कि मैं तुमको बेचूंगा, और ये एग्रीमेंट हुआ था भोपाल में, भोपाल में एग्रीमेंट हुआ। अब ऐसा ए का कहना है, ए का कहना है, कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो कोर्ट ने ए को रिलीफ दे दिया कि हाँ भैया ये ज़मीन आपकी, ये लो, जाओ ऐश करो, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने दूसरे कोर्ट में, ये तो कोर्ट नंबर ए हो गया, बी ने कोर्ट नंबर बी में सूट फाइल कर दिया, और क्या बोला कि नहीं नहीं, भोपाल में तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, एग्रीमेंट तो इंदौर में हुआ था। बी का ये कहना है कि इंदौर में एग्रीमेंट हुआ था, ये बी का कहना है। और अब बोल कहां रहा है वो, बी वाले कोर्ट में। अब क्या होगा, अब यहां पर आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोर्ट ये मान लेगी कि आपके पास मौका था ये बताने का, इंदौर में सफिशिएंट मौका था आपके पास ये बताने का कि भोपाल में नहीं इंदौर में एग्रीमेंट हुआ था, और जो भी हुआ था ऐसा ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ये सब आपके पास मौका था बताने का। आपने क्यों नहीं बताया भैया? इसका मतलब आप चाहते ही नहीं थे बताना, आपके पास पूरा मौका था, आप चाहते ही थे कि ऐसा ऐसा हो। अब आपने नहीं बताया ना, तो मान लेंगे कि आप चाहते ही नहीं थे बताना। तो इसीलिए अब
इस वाले कोर्ट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। भले ही मुद्दा नया है, भले ही वो नया मुद्दा लेके आ रहा है कि इंदौर में हुआ था एग्रीमेंट, तो इंदौर में हुआ, आपके पास मौका था उस टाइम पे, क्यों नहीं बताया आपने? अब तो अब आप नहीं बता सकते, अब आप दोबारा केस रीओपन नहीं करवा सकते नया फैक्ट के साथ। वो वाला फैक्ट जब आपके पास टाइम था वो वाला फैक्ट बताने का, आप बता देते, ये वाले कोर्ट में बता देते आप कि नहीं नहीं ये इंदौर में हुआ था एग्रीमेंट, क्यों नहीं बताया आपने? अब आप बी कोर्ट में आके बोल रहे हो नहीं नहीं अब तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, हम तो मान लेंगे कि आपको बताना ही नहीं था, हम तो मान लेंगे, अब उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? आपके पास मौका था, सफिशिएंट टाइम था आपके पास, चांसेस थे आपके पास बताने के, आपने नहीं बताया, तो अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा आपके ऊपर। कंस्ट्रक्टिव मतलब कोर्ट मान लेगी आपको बताना ही नहीं, आपकी नियत ही नहीं थी बताने की। समझ रहे हो? या फिर आपकी इच्छा नहीं थी बताने की, अब तब इच्छा नहीं थी, तो भैया अब क्यों हो रही है आपकी इच्छा? क्या ऐसी खुशी की बात है भैया? समझ रहे हो? तो ये था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक तो एक्चुअल इन इशू है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है भैया, और एक्चुअल इन इशू में अगर आपने जो चीज आपके पास मौका था आपने नहीं बताया है, तो उसको कोर्ट ये मान लेगी कि आपने, आपकी इच्छा ही नहीं बता, आपकी नियत ही नहीं है बताने की। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा कि कोर्ट ये मान लेगी। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है। अपना ये एक्सप्लेनेशन 4 भी खत्म हो गया, लेकिन अब अपना एक मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इशू बचा हुआ है, जो कि है नहीं, अपने उसमें एक्सप्लेनेशन रेस जुडिकाटा से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है तो बता देता हूँ। मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कोलेटरली या फिर इंसिडेंटली इन इशू, कि भैया इशू तो नहीं था लेकिन इंसिडेंटली आ गया या साथ साथ में वो इशू आ गया, हम उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, उस इशू के ऊपर कोई रिलीफ नहीं चाहिए हमको, लेकिन एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमको वो इशू लेके आना पड़ रहा है। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कि मान के चलो A वर्सेस B है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या डिस्प्यूट चल रहा है इन दोनों के बीच में? A ने सू कर दिया B को रेंट के लिए। A मकान मालिक है, और B जो है किराएदार है, किराएदार। B जो है वो किराएदार है, ये मकान मालिक है, ये किराएदार है। अब B ने रेंट नहीं दिया A को, तो A ने B को सू कर दिया कि भैया रेंट दो ना, क्या दे क्यों नहीं रहे रेंट, रेंट दो मुझे, ऐसा A ने सू कर दिया B को। अब B का ये कहना है, कोर्ट में गया पूरा मामला, अब कोर्ट में B का ये कहना है, B क्या बोलता है कि भैया हमारी जो डीड है, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो उसमें B का क्या कहना है कि हमारी जो डीड है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, एक वो डीड जो बनती है, जब भी आप किसी के मकान में जाते हो तो एक डीड बनाता है मकान मालिक की भैया ऐसा 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 है। तो B का ये कहना है कि भैया जो मुझको मकान, मतलब डीड में जितना, डीड में मान के चलो कि 250, कितना मान के चले आप अपन कि 250, मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी अपन 250 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया मान लो,
एरिया कितना मान लो कि भैया डेढ़ में तो लिखा हुआ है कि आपके पास इतनी वो होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए। अब एरिया कितना मान के चलो कि 250 जो भी कुछ है, मैथ्स वाला हो नहीं, मैं मैथ छोड़ चुका हूँ पूरी तरीके से। तो बी में लिखा हुआ है कि 250 कुछ एरिया डीड में मेंशन्ड है, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं इतना एरिया। डीड में 250 मेंशन्ड है, लेकिन मेरे पास तो, मैं तो इतने में रह ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो एरिया कम है। बी ने ऐसा बोला कोर्ट में। अब इसको प्रूव करने के लिए ए ने ये बोला कि भैया ये देखो डीड में 250 मेंशन्ड है, लेकिन इसको मैंने 300 दे के रखा है। डीड में तो 250 मेंशन्ड है, लेकिन मैंने तो इसको 300 दे के रखा है एरिया, मतलब कि 50 एक्स्ट्रा दे के रखा है। कायदे से कोर्ट ने भी बात मान ली कि हाँ भैया आपने 50 एक्स्ट्रा दे के रखा है इसको। एक ही बात मान ली कोर्ट ने कि हाँ आपने 50 एरिया एक्स्ट्रा दे के रखा है, लेकिन ए को इसके ऊपर, ए का हक बनता है कि जो 50 जो एरिया इसने दे के रखा है इसके ऊपर भी वो रेंट वसूल है। ए का हक बनता है, ये बिल्कुल राइट है इसका। लेकिन ए को 50 वाले के ऊपर, जो एरिया 50 वाला है उसके ऊपर कोई रिलीफ ही नहीं चाहिए इसको। ए ये डीड वाली बात ही इसलिए लेके आया जिससे वो इस फैक्ट को प्रूव कर सके कि भैया ये तो 250 बोल रहा है कि 250 नहीं है, 250 से ज्यादा है, 300 है, 250 से ज्यादा है। ये प्रूफ करने के लिए कि 250 से ज्यादा है, इसलिए ये ए डीड वाली बात लेके आया। सॉरी, ये डीड वाली बात लेके आया, ये समझ रहे हो। तो इस फैक्ट को, इस मैटर को बोला जाएगा कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू, कि हमको कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैं एक फैक्ट लेके आ रहा हूँ, एक मैटर लेके आ रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, बस फैक्ट को प्रूव करने के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। समझ रहे हो आप, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। अब एक है हमारा एक्सप्लेनेशन 5, देखते हैं भैया क्या है एक्सप्लेनेशन 5। अब मान के चलो कि ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी है, ठीक है। अब इनका चल रहा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पिटीशन फाइल करी, सू कर दिया, जो भी केस फाइल होना था वो कर दिया, पिटीशन फाइल हुई। अब पिटीशन में उसने जो रिलीफ मांगे, 3-4 रिलीफ मांग लिया उसने, कि सबसे पहले तो कि बी ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखी है ये, सबसे पहले तो आप बी को हटाओ, रिमूव बी, सबसे पहला रिलीफ। दूसरा रिलीफ इसने ये मांगा कि मेरे को 50,000 रुपये दिलवाओ कंपनसेशन। तीसरा रिलीफ इसने ये मांगा कि जो भी बी ने मेरी प्रॉपर्टी का यूज किया है, जैसे कि मान लो क्रॉप वगैरह होती है, फ्लावर हो गया, ये मेथी हो गई, ये फूल गोभी हो गई, इस ज़मीन का जो भी यूज़ किया है उसका उसको रेम्यूनरेशन या जो भी आप बोल लो कि उसके भी पैसे चाहिए, कि जो भी इसने यूज़ किया है उसके पैसे चाहिए इसको। तो कंपनसेशन ही बोल रहे उसको, या फिर एंजॉयमेंट के पैसे,
जो भी उसने वेजिटेबल सेल की है उसके पैसे रुपीस। ठीक है, तो ए वर्सेस बी था। ठीक है, ए वर्सेस बी था, उसने 3 रिलीफ मांगे। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये 2 रिलीफ उसको दे दिए। ये 2 रिलीफ कोर्ट ने दे दिए। इस वाले रिलीफ का कुछ मेंशन किया नहीं है, तो इस क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये रिजेक्ट कर दिया, ये कोर्ट ने उसको देने से इनकार कर दिया। आपने जितने भी रिलीफ मांगे हैं, जितने मिल जाते हैं वो तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया देने से। फालतू किचर पिचर मत करना इस बारे में, आप समझ रहे हो कि पता चले आप इस रिलीफ को लेके फिर आप किसी और कोर्ट में पहुंच जाओ कि भैया ये तो दिलवाओ, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 6 के ऊपर। एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो आपने अगर PIL सुना हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो उससे बहुत मिलता जुलता है ये। कि मान के चलो कि एक आदमी है A, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी का NLU मान लो आप, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसमें वो पढ़ता है। अब NLU ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि प्लास्टिक की पॉलीथीन या जो भी है, NLU ने पास किया है, अभी हम कंट्री एट लार्ज की बात नहीं कर रहे। NLU ने ऐसा पास किया है कि कोई भी आदमी सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ऐसी बोतल नहीं आती सिंगल यूज प्लास्टिक की, वो बिस्लरी हो गई या और भी कई तरीके की हो गई, सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल्स जो होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी आदमी। अब ए जो एक आदमी था उसने फाइल कर दिया सिविल सूट। कैसा हो सकता है ये, कैसे कर सकते हो आप ये? तो ए ने अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट भी तो है ना। उसने तो पूरे NLU के जितने भी बच्चे हैं, NLU के भी जितने बच्चे हैं उनके बिहाफ पे भी तो किया है। मतलब कि मान के चलो कि अगर ए को रिलीफ मिलता है तो वो तो सबके लिए रिलीफ होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ए के लिए रिलीफ होगा वो वाला। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी एक ऐसा सूट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाया जाता है, जैसे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, तो मान के चलो ये रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है, कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कैसे, क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप, सिंगल यूज प्लास्टिक कितना नुकसान करती है, कैसे कर रहे हो आप ये, ठीक है, मान के चलो इन्होंने ये कर दिया। अब एक और इसका एक दोस्त था बी बी ने फाइल कर दिया सूट। तो ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते आप। कि अगर एक आदमी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई सूट फाइल कर सकता है, कर रहा है, तो जितने भी लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग, जैसे कि ये अभी NLU के लिए किया था इसने, तो NLU के जितने भी बच्चे हैं, अब कोई भी वो एक और सूट फाइल नहीं कर सकता। उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा कि भैया आ तो गया फैसला, कितनी बार तो सुनोगे आप, वही सेम सब्जेक्ट मैटर तो सेम ही है। आपने ए ने सबके बिहाफ पे किया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया है आपने, पब्लिक एट लार्ज के लिए किया है आपने, तो जितने भी लोग अफेक्ट हो सकते थे उस डिसीजन से, अब वो सारे लोगों के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो अब कोई और आदमी, तो ऐसे तो चलता रहेगा ना। मान के चलो NLU में कितने बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे मान के चलो, तो एक एक करके हर कोई लगाने लगा, कोर्ट का टाइम कितना वेस्ट होगा। तो ऐसा बोल दिया है कि अब ये 1000 लोग नहीं लगा सकते, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो ये बोलता था हमारा एक्सप्लेनेशन 6। अब है हमारा एक्सप्लेनेशन 7 और एक्सप्लेनेशन 8, जो कि इंटरेस्टिंग है और बहुत जनरल है। तो हम कोशिश करेंगे कि समझ पाए।
अब एक्सप्लेनेशन 7 आप समझना जरा, ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी है, ठीक है। इनका कोई चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है, पैसे को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है कि ए को एक्चुअली कुछ 5 लाख रुपए बी को देने थे, डिस्प्यूट चल रहा है कुछ, तो ए ने दे दिया। ए ने क्या किया, 5 लाख का चेक दे दिया, मतलब ये जो पूरा ये जो था ना 5 लाख वाला मामला कि ए को 5 लाख रुपए बी को देने हैं, ये कोर्ट में था। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि डिक्री दे दी कि आपको 5 लाख रुपए देने, ए को बोल दिया कि आपको देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, डिक्री सुना दी कोर्ट ने, कोर्ट का काम हो गया पूरा। अब बात आती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। मान के चलो कि ए ने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, बी को चेक दे दिया, तो एग्जीक्यूशन की अभी कोई बात ही नहीं आई। ए ने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, बात खत्म हो गई। अब बी ने क्या किया, बी निकला शाना, दिमागदार आदमी निकला। अब बी ने क्या किया, बी गया कोर्ट के पास और कोर्ट के पास जाके बोला कि डिक्री एग्जीक्यूट करवाओ ना, 5 लाख रुपए कहाँ है मेरे। बी ने ऐसा बोल दिया, तो ए ने ये बोला कि दे तो दिए, ए ने बोला दे तो दिए मैंने, ये देखो ये चेक, ये देख लो सर चेक। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ दे तो दिए, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात ही कहाँ आई, मतलब डिक्री एग्जीक्यूट तो हो गई, अब आपको अब क्या चाहिए आपको। तो उसने सोचा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब बी दोबारा से चला गया, एक और बार चला गया कोर्ट के पास, एग्जीक्यूट करवाओ ना डिक्री, ऐसा कोर्ट को बोला। अब ऐसे तो कितनी बार भी जा सकते हो आपकी डिक्री एग्जीक्यूट करवाओ ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, क्योंकि डिक्री आप 12 साल तक एग्जीक्यूट करवा सकते हो, रूल है। कितनी 12 साल में कभी भी चले जाओ आप, तो डिक्री आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो केस है, एक तो सिंपल केस हो गया जो कि चल रहा था, डिक्री सुना दी कि हाँ सही है। एक ये वाला केस है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाला केस है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आप कब कर सकते हो भैया, एक बार जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जब एक बार केस सुन लिया आपका कि हाँ दे तो दिए, आपको 5 लाख रुपए का चेक दे तो दिया, अब आपको और क्या चाहिए। अब जब बी दोबारा जाता है, एक और बार जाएगा कोर्ट के पास, तब वो सुनेगा ही नहीं, तब उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। हर केस एक ही बार सुना जाएगा, चाहे वो नॉर्मल केस हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाला केस हो। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाला केस अगर सुन लिया है, तो दूसरी बार अगर वो आदमी जाता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। और सिंपल सी ये बात करता है एक्सप्लेनेशन 7। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वही सिंपल सी बात है कि बोलना यही चाह रहा है वो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 8 की, भैया कि एक्सप्लेनेशन 8 क्या बोलना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन 8, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए वर्सेस बी,
का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि हल्की सी बारीक चीज़ है ये वाली, ठीक है। इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है कौन से वाले कोर्ट में? इंदौर के कोर्ट में। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। 1995 की बात है ये, 1995 की बात है ये। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है इन लोगों का, ए वर्सेस बी का। अब ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये ज़मीन जो है उस टाइम पर जो कीमत थी, मान के चलो ये 4 लाख रुपए की थी। तो ये जो केस है ये गया सिविल जज CJ सेकंड क्लास के पास। सिविल जज सेकंड क्लास के पास गया ये केस, क्योंकि वो सुन सकता था। सिविल जज सेकंड क्लास के पास 5 लाख तक के केस जा सकते हैं, तो ये केस उसके पास गया, सिविल जज सेकंड क्लास के पास ये केस गया। अब दिक्कत, अब बात क्या है, 1995 का ये केस है और उस 1995 में ये एक फैसला आ गया कि ये जो ज़मीन है ये A की है भैया, ठीक है। अब 2022 में ये जो ज़मीन का टुकड़ा है यही सेम, बिल्कुल सेम, इसकी कीमत हो गई 4 करोड़ रुपए, क्योंकि हाईवे वगैरह निकल गया बहुत सारी, और ज़मीन की कीमत तो बढ़ती रहती भैया। 4 लाख का हो गया 4 करोड़ 2022 में। अब जो बी जो है, बी ये बोलता है कि सिविल जज सेकंड क्लास ने सुना था 1995 में ये केस, लेकिन इस ज़मीन की कीमत अब 4 करोड़ रुपए हो गई। तो सिविल जज सेकंड क्लास के पास, सिविल जज सेकंड क्लास CJ सेकंड क्लास तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ये बी का ये कहना है, क्योंकि ए को तो कोई दिक्कत नहीं भैया, उसके नाम पे जमीन है। बी का ये कहना है कि सिविल जज सेकंड क्लास जो है वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसने सुन कैसे लिया ये मामला। तो ये एक्सप्लेनेशन 8 आया कि बेटा सुनो, सिविल जज सेकंड क्लास अब नहीं है कॉम्पिटेंट, लेकिन 1995 में जब ये केस गया था तब तो कॉम्पिटेंट था ना बच्चा, तो तब कॉम्पिटेंट था, लेकिन अब नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आप सोचो कि 4 करोड़ का आप दोबारा किसी और कोर्ट में, दोबारा इंदौर के किसी कोर्ट में आप लगा दो, नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस टाइम पर तो वो कॉम्पिटेंट था ना। अब नहीं है तो क्या हुआ, उस टाइम पर तो था, उस टाइम पर था, फैसला आ गया, अब रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे भी केस आप खुद सोचो, क्योंकि आते लोग बाग है लोग बाग हैं भैया, लगा देते होंगे। इसका हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये तो हमने एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वाला देख लिया था, पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर वाला देख लिया था। एक सब्जेक्ट मैटर वाला देखते हैं हम। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर, मत समझो, ज़्यादा ऐसा कोई वो महान बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि शायद आपको समझ में आ जाए। एक चीज़ और देखते हैं हम। अब अगर मैं किसी एक सिटी का नाम लूँगा तो हो सकता है कोई जो नहीं रह रहा वो उसको नहीं मालूम, तो इसलिए अब मैं एक काम करता हूँ, ये MP और इससे जुड़ा हुआ UP, ये दोनों आप सिटी मान के चलो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, आप सिटी मान के चलो आप, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, यहां पर एक जमीन है, A वर्सेस B की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का मामला
एमपी के कोर्ट में जाएगा। सीधी सी बात है, जब एमपी एक सिटी है, एमपी में ही वो ज़मीन है, तो कोर्ट कहाँ का होगा? एमपी का ही होगा। तो एमपी ने सुन लिया और एमपी वाले कोर्ट ने सुना और बोल दिया कि भैया ये ज़मीन जो है वो एक ही है, ले लो। ठीक है, अब हुआ क्या? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। अब हो गया एमपी 2 हिस्सों में बट गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये चला गया छत्तीसगढ़। मतलब ये जो हिस्सा है, ये तो एमपी है ही, ये हो गया छत्तीसगढ़। मतलब अब ये सब केस का फैसला आ गया है इसमें। अब इसके बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन मतलब कि अलग अलग हो गए, छत्तीसगढ़ बन गया नया। अब देखा जाए तो अब ये जो ज़मीन है ये छत्तीसगढ़ कोर्ट के पास जाना चाहिए, कोर्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ऐसे ही बी मुंह उठा के बोल देता है कि ये एमपी के कोर्ट ने कैसे सुन लिया? एमपी का कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है क्योंकि ज़मीन छत्तीसगढ़ में है, तो एमपी का कोर्ट सुन ही नहीं सकता। तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन 8 अप्लाई होगा और एक्सप्लेनेशन 8 ये बोलेगा कि बेटा सुनो, अभी नहीं है कॉम्पिटेंट, लेकिन जब आपका केस चल रहा था तब तो कॉम्पिटेंट था ना, तब कहाँ बना था छत्तीसगढ़? तब तो कॉम्पिटेंट था। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ है कि उस टाइम पर कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं है, जब केस चल रहा हो आपका उस टाइम पर वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, बात का कुछ नहीं मालूम, उस टाइम पर है, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब कि अब ये छत्तीसगढ़ में ये केस नहीं चल सकता क्योंकि सुन चुका है पहले ही। समझ रहे हो? तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 8 और ये थे आपके सारे रेस जुडिकाटा के एक्सप्लेनेशन। बड़ी हो सकता है वीडियो बड़ी हो गई हो, अब क्या कर सकते हैं। अब 2 केस और बच्चे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आप उसको थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब इस केस का नाम है, सबसे पहला जो केस है इफ्तिखार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, ये केस का नाम है। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं? अब देखो, इफ्तिखार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, इस केस में हुआ क्या था? तो इसमें 3 लोग थे, 3 लोग, उनके नाम क्या क्या थे? इश्तियाक अहमद, इश्तियाक अहमद, कनीस फातिमा, मेहरबान अली। अब हुआ क्या? ये सारे के सारे को प्लेंटिफ्स थे, मतलब कि सारे प्लेंटिफ हैं, क्योंकि ये प्लेंटिफ किसके खिलाफ है? एक मोर्टगेजी कंपनी है वर्सेस मोर्टगेजी कंपनी है कोई, तो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन सब ने प्लेंटिफ फाइल करी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ये दो ना मुझको, हमको दो। सब ने प्लेंटिफ फाइल करी, दो हमको, सब साथ में थे, ये सब साथ में थे उस टाइम पर। अब हुआ क्या? मोर्टगेजी कंपनी ने ये फैसला, केस चला और मोर्टगेजी कंपनी ने
जो ये प्रॉपर्टी थी ये इसके नाम कर दी, इश्तियाक अहमद के नाम कर दी। अब हुआ क्या, इश्तियाक अहमद वर्सेस कनीज फातिमा एंड मेहरबान अली हो गया। समझ रहे हो, मतलब कि पहले को प्लेंटिव वर्सेस मोर्टगेजी था, तीनों साथ में थे। मोर्टगेजी कंपनी ने ये फैसला सुना दिया, मतलब मोर्टगेजी कंपनी ने ये जो प्रॉपर्टी थी सिर्फ इसके नाम करी, इनमें से किसी के नाम नहीं करी, सिर्फ इसके नाम करी कि ये जो प्रॉपर्टी का असली हकदार है ये इश्तियाक अहमद है। अब दोबारा एक केस फाइल हुआ, सूट फाइल हुआ, उसमें ये प्लेंटिफ हो गए, ये डिफेंडेंट हो गए वही प्रॉपर्टी के लिए। अब ये लोग ये डिफेंडेंट है और ये दोनों प्लेंटिफ है। अब ये दोनों ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये बोल रहा है नहीं नहीं मेरी है। ये प्लेंटिफ है, ये बोल रहा है ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब बात ये आती है, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये जो पूरा मुद्दा है ये सबसे आर्बिट्रेटर के पास चला गया। तो फर्स्ट आर्बिट्रेटर और डीजे डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बोला, क्या एक सेकेंड, फर्स्ट आर्बिट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बोला कि ये वाला जो केस हुआ था को प्लेंटिव वर्सेस मोर्टगेजी, ये रेस जुडिकाटा के तरीके से अप्लाई होगा, मतलब कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा इस केस में, क्योंकि हो तो गया। लेकिन सेकंड आर्बिट्रेटर और हाई कोर्ट ने ये बोला कि नहीं रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं बिल्कुल रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। और साथ में 4 मेन प्रिंसिपल्स दे दिए। 4 मेन प्रिंसिपल्स क्या था कि देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज। सबसे पहला, it is necessary to decide that conflict in order to give relief and determine the issue in that case such a conflict has been conclusively determined and co-defendants were necessary or proper parties in the former suit। सिंपल सी बात है कि एक डिस्प्यूट होना चाहिए और डिस्प्यूट प्रॉपरली डिटरमाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर हो चुका था ये कि यहाँ पर पार्टीज भी थी, पहले से पार्टीज थी और वो डिस्प्यूट ऑलरेडी हो चुका था। अब दोबारा केस क्यों ले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। अब एक और केस है, इसका मैं नाम लिख देता हूं और हम इसको ऐसे ही जनरली हम ओरली डिस्कस कर लेंगे इसको। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये जो आदमी था नवाब हुसैन, ये एक एसआई था यूपी पुलिस में, लेकिन इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर इसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बाद इसको अपनी पोस्ट से डिसमिसल कर दिया। अब डिसमिस होने के बाद इसने एक अपील जो होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो अपील होती है जनरल अपील, उसने ये अपील फाइल करी, अपील रिजेक्ट कर दी। अब मैं आप एक एक कर, सबसे पहले तो जनरल अपील हुई, वो रिजेक्ट कर दी। और उस जनरल अपील में उसने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बोला, बस जो अपील करते हैं, जो जनरल अपील जो होती है, अरे यार क्यों कर रहे हो ऐसा जनरल अपील हुई। जनरल अपील होने के बाद इसने WP फाइल कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में WP फाइल कर दी। और उस WP में ये बोला नवाब हुसैन ने कि मुझको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, मुझको सुना ही नहीं गया। ऐसा बोलने के बाद भी रिजेक्ट कर दी पिटीशन। अब नवाब हुसैन ने क्या किया, उसने दिमाग चलाया अपना और नवाब हुसैन ने एक जनरल सूट फाइल कर दिया, जनरल सूट। और उस जनरल सूट में नवाब हुसैन ने यह बोला कि मुझको अपॉइंट तो आईजी ने किया था, आईजी ने मुझे अपॉइंट किया था और आर्टिकल 311 सब
311(1) के अंडर आपको जो अपॉइंट करता है, रिमूव भी आपको वही करता है। लेकिन मुझे तो डीआईजी ने रिमूव किया था मेरी पोस्ट से, तो डीआईजी के पास क्या पावर थी मुझे रिमूव करने की? ऐसा इनका कहना था जनरल सूट में नवाब हुसैन का। अब बात आ गई स्टेट ऑफ यूपी का क्या कहना था इस पे। स्टेट ऑफ यूपी ने ये बोला कि भाई साहब नवाब हुसैन के पास दो मौके थे ये बात रखने के, 311(1) में दो मौके थे ये बात रखने के कि 311(1) वाली बात रख दे, लेकिन उसने दोनों बार नहीं रखा, जनरल अपील में, डब्ल्यूपी में, दोनों में उसने नहीं बोला कुछ आर्टिकल 311 के बारे में। तो ये मान लिया जाए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए इस पे, स्टेट ऑफ यूपी का ये कहना था। लेकिन जनरल सूट में जो फैसला आया उसमें तो जनरल सूट में ये बोल दिया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं होगा भैया, जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन डीआईजी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी मान लिया जाएगा, टू बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो रिमूव भी कर सकता है उसको। तो इसीलिए जनरल सूट जो ट्रायल कोर्ट का फैसला जो आया, ट्रायल कोर्ट ने ये बोल दिया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा भैया, लेकिन डीआईजी आपको रिमूव कर सकता है, तो आप बाहर ही रहो, एसआई की पोस्ट से आप बाहर ही रहो। अब ये मामला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेट ऑफ यूपी का वही जो कहना था, वही कहना था उनका तो कि भैया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ यूपी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यही सेम टू सेम फैसला सुना है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन डीआईजी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना जाएगा। अब मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि भैया डीआईजी एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, डीआईजी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आप कैसे मान सकते हो? नहीं मान सकते हो आप, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं होगा। ऐसा इन्होंने बोल दिया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं होगा। तो कुल मिला के इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जो नवाब हुसैन थे उनको अपनी एसआई की पोस्ट वापस मिल गई थी। कैसे? क्योंकि अगर डीआईजी एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो फिर वो उनको रिमूव भी नहीं कर सकते थे, और अगर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हो रहा है तो केस चल सकता है। मतलब केस चला और डीआईजी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं निकले, तो कुल मिला के नवाब हुसैन को अपनी पोस्ट वापस मिल गई। अब स्टेट ऑफ यूपी करे क्या? तो स्टेट ऑफ यूपी ने एक स्पेशल लीव पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। एक सेकंड, स्पेशल लीव पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही बता देता हूँ, स्पेशल लीव पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये बोला, लीगल इशू क्या था इस पे कि भैया जब डब्ल्यूपी में रिट पिटीशन में मेरिट पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है और उसके पास मौका था उस टाइम पर, तो रिट पिटीशन जो डब्ल्यूपी थी हाई कोर्ट में, जो डब्ल्यूपी लगी थी, क्या उसको रेस जुडिकाटा के उसमें माना जा सकता है क्या दूसरे रेगुलर सूट में? डब्ल्यूपी को डब्ल्यूपी के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या रेगुलर सूट के ऊपर? यहाँ पर डब्ल्यूपी थी, इसके पास मौका था सब कुछ करने का, इसके पास मौका था 311 सब क्लॉज 1 के अंडर आर्टिकल, ये बता सकता था ये, लेकिन नहीं बताया। इन्होंने ये एक ट्रायल कोर्ट में जनरल सूट इन्होंने फाइल कर दी। तो क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई इस पे हो सकता है क्या डब्ल्यूपी के जजमेंट के बाद? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा इसके ऊपर। आपके पास मौका था, आपने तब क्यों नहीं बताया भैया? अब क्यों बता रहे हो आप? समझ रहे हो?
तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और ये था हमारा पूरा रेस जुडिकाटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।